नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो दोस्तों आप 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि हाथों हाथ आपको सब कुछ अच्छे से याद होता रहे। कल की क्लास में दोस्तों हमने भारत का सामान्य परिचय के बारे में हमारी पहली क्लास थी, और कल की क्लास में हमने भारत के भूगोल का सिलेबस देखा था और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस जो है देखा था। उसके बाद हमने जाना था जो ज्योग्राफी शब्द है ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, और साथ ही ग्राफी का अर्थ होता है क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब या वर्णन करना। तो इसका मतलब जो है यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। इन्होंने जो है ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार जो है प्रयोग किया था, और इनके द्वारा जो है ज्योग्राफी का शब्द जो है दिया गया था। साथ ही एक व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जिनको जो है क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है दोस्तों आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसका आधुनिक भूगोल का जनक जो है कहा जाता है। इन्होंने जो है दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था और साथ ही जलवायु विज्ञान को भी जो है समझाया था। इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, और भूगोल का जनक को किसको माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है भूगोल का जनक, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का इराटोस्थनीज को, आधुनिक भूगोल का किसको, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को जो है माना जाता है। अब आते हैं मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम की यदि बात करते हैं तो विश्व का जो है सर्वप्रथम ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति हैं मार्टिन बेहम, जिन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है विश्व का पहला ग्लोब बनाया था। और ये कब बनाया था, 1492 में जो है बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा गया है। एक व्यक्ति हैं अनेक्सीमेंडर, जिन्होंने जो है विश्व का मानचित्र यानी सबसे पहला मैप जो है बनाया था। किसने बनाया था, अनेक्सीमेंडर ने। इसके बाद हमने जाना था कि भारत के नॉर्थ में क्या है, भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी नहीं है बल्कि अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में क्या पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है। और ये हिंद महासागर की 2 शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। ये नाम कैसे कैसे पड़े हैं। तो आर्यवर्त की हम बात करेंगे तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे देश का नाम आर्यवर्त जो है पड़ा था। इंडिया नाम जो है इंडिया नाम किसने, यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था। अब भारत नाम कैसे पड़ा था, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। इंडिया को हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया था। जम्बूद्वीप, बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप जो है कहा गया था, और ये जानकारी हमें मिलती है पुराणों से, याद रखेंगे। यानी ये भारत के अलग अलग नाम है, जैसे आर्यवर्त भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा, इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया, भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा, हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों या पारसियों के द्वारा। जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा जाता था, बौद्ध काल में जो है कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय की दूसरी क्लास। तो भारत को जो है जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। तो भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था, बौद्ध काल में कहा गया था। तो ये है हमारा प्यारा भारत, याद रखेंगे दोस्तों, ये है प्यारा भारत। तो इसको जो है जम्बूद्वीप को जो है किस काल में, बौद्ध काल में कहा जाता था। अब यहाँ पे हम भारत का जो आकार यानी शेप है तो इसको हम कहते हैं चतुष्कोणीय। तो भारत का शेप यानी आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज हैं। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए भारत में कितने यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटीज हैं, और 28 केंद्र शासित प्रदेश, कितने 28 राज्य हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल भी जो है आपको पता होना चाहिए,
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, भारत जो है पृथ्वी का 2.4% भाग जो है घेरे हुए है। तो भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ जो है विश्व का कितना परसेंट हिस्सा घेरे हुए हैं? 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए हैं। और साथ ही एरिया के मामले में जो है 7वां बड़ा देश है भारत, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पे पृथ्वी बना रखी है और पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये भूमध्य रेखा है, जिसको हम इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, बृहद या ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची जाती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत, 0 डिग्री रेखा, बृहद या ग्रेट सर्कल। तो इन अलग अलग नामों से भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा है ये भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री रेखा है। और इसके बाद जो है ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो ये अक्षांश रेखा जो है छोटी होती जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दरअसल दोस्तों ये पृथ्वी जो है, ये जितने भी अक्षांश रेखाएं ये जो है इस प्रकार के वृत्त हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और ये जो है केवल सपाट एक हिस्सा हमको दिख रहा, तो इसलिए जो है सीधी लाइन दिखाई देती है। लेकिन दरअसल जो है ये इस प्रकार के वृत्त जो है खींचे गए हैं पृथ्वी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये है दोस्तों नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो कौन सी रेखा ऐसी है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो है उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बीच में है कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में जो है विभाजित करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अर्थ यानी पृथ्वी जो है ले रखी है। ये है दोस्तों हमारी पृथ्वी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी पृथ्वी जो है गोल है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची जाती है। तो दोस्तों ये हमने पृथ्वी यहाँ पे बना रखी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये भूमध्य रेखा खींची गई है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में ये कौन सी रेखा खींची गई? ये है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा? ये है मकर रेखा। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है दोनों जो है 23.5 डिग्री, एक दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब दक्षिणी और उत्तरी का यहाँ पे कैसे अंतर है? यानी जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला यानी नॉर्थ वाला हिस्सा है तो वहाँ पर उत्तरी अक्षांश हो जाता है, और जो भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला हिस्सा उसको दक्षिणी अक्षांश जो है कहते हैं। तो ये आपको पता लग गया होगा, भूमध्य रेखा जो है ये भारत के पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। कर्क रेखा इसके उत्तर में है और मकर रेखा इसके दक्षिण में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे गोलार्ध के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों पूरा गोला है। अब पूरे गोले को जब हम आधा गोला करेंगे, ये हो गया आधा गोला, ये भी आधा है और ये भी आधा गोला है। ये आधा गोला है, बीच में हम सपोज करते हैं ये है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। अब दोस्तों ये जब आधा गोला है तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी पूरे गोले के आधे गोले को गोलार्ध कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी, तो आधे गोले को क्या कहा गया? अब उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। और सन नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे जो उत्तरी गोलार्ध है इसको कहते हैं हम स्थलीय गोलार्ध, जहाँ पर 61% स्थल यानी लैंड पाया जाता है, तो इसीलिए जो है दोस्तों इसको स्थलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको कहते हैं हम जलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे 81% जल पाया जाता है और भूमि जो है केवल 19% पाई जाती है, तो इसीलिए इसको दोस्तों जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा स्थलीय गोलार्ध और जलीय गोलार्ध इनको क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। दोस्तों भारत की हम बात करेंगे तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों ये है पृथ्वी यानी अर्थ, भूमध्य रेखा बीचों बीच से खींची जाती है। और ये है कर्क रेखा और ये है कर्क रेखा और ये रहा भारत। तो भारत जो है किस रेखा के उत्तर में हुआ? सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और कर्क रेखा की
हम बात करेंगे तो ये भी भूमध्य रेखा के स्थित में, और ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये किस गोलार्ध में है तो इसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने पृथ्वी बना रखी है, ये हमने खींची दोस्तों इक्वेटर। अब दोस्तों ये है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है बात करने वाले हैं, तो ये जो है ये हमने खींची कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है आप सभी को पता है, कर्क रेखा इक्वेटर के जो है उत्तर में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये यहाँ पे, तो फिर जो भारत की लोकेशन है ये है भारत की लोकेशन। तो भारत की लोकेशन जो है इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। ये यहाँ पे हमने भारत का दोस्तों मैप बना रखा है, ये है भारत, ये है भारत के बीचों बीच से ये है कर्क रेखा। कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा के ये वाला ऊपर वाला हिस्सा यानी नॉर्थ वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंध है, और साउथ वाला हिस्सा है उष्ण कटिबंध। तो इसका मतलब भारत जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा, भारत जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश विश्व के कौन कौन से हैं। तो रूस जो है दोस्तों पहले स्थान पर आता है, कनाडा दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर आता है, चाइना चौथे पर आता है, ब्राज़ील पाँचवें पर, ऑस्ट्रेलिया छठे पर, और भारत आता है क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर, अर्जेंटीना 8वें पर, कजाकिस्तान 9वें पर, और अल्जीरिया आता है दोस्तों 10वें स्थान पर। कौन से इस बार स्थान पर आता है? 10वें स्थान पर। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि चाइना जो है तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो अमेरिका का क्षेत्रफल है 98,33,520 वर्ग किलोमीटर, और साथ ही 95,96,961 वर्ग किलोमीटर ये है चाइना का क्षेत्रफल, यानी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर का अंतर है। तो इसलिए जो आपको समझ में आया होगा, चाइना चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। भारत की हम बात करते हैं तो भारत का कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कि क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर आता है, और ये हमारा प्यारा भारत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में, और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के मामले में भारत के 5 बड़े राज्य हैं। जैसे राजस्थान पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, 5वें पर गुजरात। तो ये रहा राजस्थान जो कि पहले स्थान पर है, दूसरे पर ये रहा मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी, और 5वें पर ये रहा गुजरात। तो ये क्षेत्रफल के मामले में भारत के 5 बड़े स्टेट हैं। अब भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। गोवा कहाँ है? ये है गोवा, याद रखें दोस्तों, ये है गोवा, छोटू सा याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है सिक्किम, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर सबसे छोटा राज्य है, त्रिपुरा तीसरे पर, नागालैंड चौथे पर, और मिजोरम 5वें पर। तो ये आपको छोटे बड़े राज्य भी समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े ज़िले। तो भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से क्षेत्रफल के मामले में? तो पहला है कच्छ जिला जो कि गुजरात में है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर है लेह जो कि लद्दाख का जिला है, और साथ ही लद्दाख की राजधानी भी है, जिसका एरिया है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है जैसलमेर, चौथा बीकानेर, 5वां बाड़मेर, और ये तीनों राज्य हैं राजस्थान में, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं, यानी तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर जो है आते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे भारत के 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल के मामले में, जो को आपके अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो केरल में स्थित माहे, जो कि पुदुचेरी का ज़िला है, ये जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ये रहा माहे, कहाँ पे? केरल में स्थित है। पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। यानी दोस्तों जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, इसमें 4 ज़िले पड़ते हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं।
तो ये तो आपको अब नाम, जैसे यनम है ये आंध्र प्रदेश में, ये रहा यनम, ये आंध्र प्रदेश में। माहे केरल में, ये आप सभी को पता है, ये रहा केरल में। पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में, ये रहा कराईकल, ये पुदुचेरी, और ये रहा तमिलनाडु। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये केरल है दोस्तों, ये रहा माहे, ये कराईकल, ये पुदुचेरी और ये यनम। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि पुदुचेरी में 4 जिले पड़ते हैं और 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? माहे, जो कि केरल में स्थित है लेकिन पुदुचेरी का जिला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको क्लास की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।